आज बच्चों हमें शुरू करने हैं अपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस उन कॉन्सेप्ट्स पर जो हमने पढ़ लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंस आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, तो नीचे आपको कुछ खर्चे दे रखे हैं और आपको उन एक्सपेंसेस को बस पढ़कर ये बताना है कि वो एक्सपेंस कैपिटल है या रेवेन्यू है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, फिर पहले आप तुक्का मारना, अगर आपका सही तो वेरी गुड, नहीं तो फिर मैं कर दूंगा। नंबर 1 में लिखा है एक्सपेंस ऑन वाइट वॉश एंड पेंटिंग द बिल्डिंग परचेज्ड टू मेक इट रेडी फॉर यूज। कैपिटल, वेरी गुड। तो आप चाहें ऐसे लिख सकते हो अपने रजिस्टर में आंसर, बस फर्स्ट का आंसर हो गया कैपिटल। उसके बाद किताब बंद कर दो दीदी। सेकेंड, ₹10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ न्यू मशीन। नई मशीन खरीदने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म बनवाया। कैपिटल, क्योंकि आप एक नई मशीन खरीद रहे हो और उस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो ये प्लेटफॉर्म बनाना उस मशीन की ही कॉस्ट का एक तरह से पार्ट है। अगर नई मशीन नहीं खरीदते तो नहीं बनाते प्लेटफॉर्म, तो इट इज़ ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंस। उसके बाद नंबर 3, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 25,000 इनकर्ड फॉर वाइट वॉश ऑफ द बिल्डिंग। आपने अपनी बिल्डिंग को वाइट वॉश करवाया, तो रेवेन्यू। अब देखो यहाँ आप कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है जी। अब इन कमरों की दीवारों को अगर मैं वाइट वॉश करवाऊंगा तो क्या इससे कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो जब हम कोई नॉर्मल ऐसा रिपेयर करवाते हैं ना, नॉर्मल रिपेयर एक्सपेंस जो करवाते हैं, तो ये हमारे एक रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, इनसे कोई हमारी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। उसके बाद नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम। रेवेन्यू, हम अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल बात है, रेगुलर बात है, हम हर साल करेंगे, रेगुलर, हाँ रिकरेंगे बिल्कुल। नंबर 5, परचेज्ड अ न्यू कार। आपने एक गाड़ी खरीद ली। अब गाड़ी खरीदने को मतलब ये तो आपने एक एसेट खरीदा, राइट, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर का हो गया और गाड़ी खरीदने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई बिजनेस की। नंबर 6, एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन। आपने एक नई मशीन खरीदी और उस मशीन को खरीदने के लिए आपने एक्साइज ड्यूटी पे करी। एक्साइज ड्यूटी पता है क्या होती है वैसे आपको? टैक्स होता है। तो आपको शायद सिखाया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो आपके सर हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि सप्लाई चैप्टर पढ़ाया था आपको। सप्लाई चैप्टर में ना फैक्टर्स सिखाए गए थे, उसमें एक्साइज ड्यूटी भी एक फैक्टर होता था। तो अभी मेरी बात हुई थी रास्ते में, तो वो बता रहे थे कि मैंने बच्चों को ये पढ़ाया था एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो टैक्स होता है। तो आपने जब नई मशीन खरीदी और नई मशीन खरीदने पर टैक्स पे करा, तो ये कौन सा हो गया एक्सपेंस? कैपिटल, क्योंकि ये भी मशीन का ही कॉस्ट में जुड़ जाएगा। नंबर 7, वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन। कैपिटल, ये भी आपको एग्जाम्पलों में सिखाया था कि अगर आप कोई नई मशीन खरीदते हो और उसको इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे करते हो, तो वो भी आपकी उसी मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। नंबर 8, रिपेयर कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग कार। रेवेन्यू, आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, नई गाड़ी नहीं खरीद रहे आप, ऑलरेडी एक गाड़ी है और उस गाड़ी को आप रिपेयर करवा रहे हो, तो ये एक रेगुलर एक्सपेंस है, ये एक रेगुलर रिपेयर का खर्चा है, तो इसको हम रेवेन्यू ही कहते हैं। नंबर 9, ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रीपेंटेड फॉर 50,000। रेवेन्यू, बिल्कुल सही। आपने अपने ऑफिस को रीपेंट करवा दिया, तो इससे कोई अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी नहीं, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। नंबर 10, पेड टेलीफोन बिल। रेवेन्यू, क्योंकि ये आपने अपना एक रेगुलर एक्सपेंस
पे करा। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला। तो कई बार आपसे एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मतलब बस प्रैक्टिस के लिए एक करना सफिशिएंट है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यहाँ से हमारे मेनली सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, जो बातें हमने सीखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो, और लास्ट में लिखा है ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज। चलो तो पहले लेकिन हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो आइए बच्चों जल्दी से लिखो सॉल्यूशन, और एक सुंदर सा ढांचा बनाना है आपको। ढांचे का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, और गिनती करके अपने रजिस्टर की पेजों में 8 लाइनों का बना लीजिए। टोटल मतलब इसकी लेंथ जो होगी आपके रजिस्टर की लाइनों के हिसाब से 8 लाइन का बना लीजिए, और हेडिंग डाल दीजिए डेबिट और क्रेडिट, और टोटल के लिए लास्ट में इस तरह से डबल अंडरलाइन लगा लीजिए। तो ये ढांचा पहले आप बनाइए। चलो तो अब जो है सवाल पढ़ते रहते हैं और आपको याद दिलवाते रहेंगे कि क्या क्या बातें थी। तो आइटम वाइज आइटम चलते हैं। सबसे पहले लिखा है आइटम ओपनिंग स्टॉक 23,000। तो किसी को याद है कॉन्सेप्ट कि इस ओपनिंग स्टॉक को कौन सी साइड लिखवाया था आपको? डेबिट साइड, वेरी गुड। तो आप लिख लो डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 23,000। अगर किसी को याद नहीं है तो आप रजिस्टर में पीछे से भी देख सकते हो, वहाँ पे एक उंगली फंसा के रख लो चाहे, जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनवाया था। दूसरा आइटम आपको दे रखा है, नेक्स्ट आइटम दे रखा है परचेजेस 29,000। ये कहाँ लिखवाया था? डेबिट साइड, लेकिन इसको लिखवाया था अंदर की तरफ। तो टू परचेजेस डेबिट साइड, लेकिन अंदर लिखना है 29,000, टू परचेजेस। उसके बाद नेक्स्ट आइटम और उसके नेक्स्ट को एक साथ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आइटम दे रखा है सेल्स रिटर्न, और उसी के नीचे दे रखा है सेल्स। इन दोनों को कहाँ लिखवाया था? क्रेडिट साइड, वेरी गुड। तो क्रेडिट साइड लिख लेते हैं बाय सेल्स। अंदर लिखना है 25,400, और इसमें से क्या सिखाया था? माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न 500। तो जो आंसर आएगा वो बाहर लिखना है फाइनल 24,900। ओके, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम आपको दे रखा है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को क्या सिखाया था? डेबिट साइड में परचेजेस में से माइनस कर देंगे। तो आप परचेजेस में से माइनस कर दो परचेज रिटर्न 2400, और फाइनल आंसर बाहर लिख दो 26,600। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखवाया था? क्रेडिट साइड, वेरी गुड। बाय क्लोजिंग स्टॉक 47,700। उसके बाद जी नेक्स्ट आइटम दे रखा है आपको कैरेज इनवर्ड्स। ये कौन सा एक्सपेंस है पहले बताओ? ये लिस्ट लिखवाई थी, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। तो ये कौन सी साइड लिखवाया था? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिख लो टू कैरेज इनवर्ड्स। कितने रुपए? 100। उसके बाद लास्ट डेप्रीसिएशन। ये कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट, वेरी गुड। तो क्या ये भी लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में? नहीं लिखना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बताया था सिर्फ कौन से लिखते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। ठीक है इसक भाई, चलो तो उसको छोड़ दो बस। तो अब आपका सारी पोस्टिंग हो गई। तो अब पोस्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है? कास्टिंग।
तो आप डेबिट साइड का जोड़ो, मैं क्रेडिट साइड का जोड़ता हूँ और देखते हैं क्या आ रहा है। तो क्रेडिट साइड का मेरा तो आ रहा है 72,600। ठीक है, तो आपका बैलेंस मतलब इधर डेबिट साइड में बचेगा। तो अब आप बैलेंसिंग करके निकालो क्या बैलेंस बच रहा है। तो ये देखो किताब से चेप के शिवांश कैसे तेजी से बता रहा है, 22,900। ठीक है, तो वैसे यही बच रहा है बैलेंस, अगर हम निकालेंगे तो यही बैलेंसिंग फिगर बच रही है। तो इधर बैलेंसिंग फिगर बचने को क्या लिखते हैं, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। चलो ठीक है जी, तो पहले बेसिक सबको कॉन्सेप्ट याद आ गया इसमें। चलो अब उसने क्वेश्चन ने कहा था कि ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज। तो मैंने आपको जब इसकी जर्नल एंट्रीज लिखवाई थी तो मैंने आपको इसकी 3 कॉन्सेप्चुअल एंट्रीज लिखवाई थी, वो एक बार दिखा देता हूँ फिर करेंगे ताकि। तो देखो जी, एक एंट्री आपको लिखवाई थी मैंने किस चीज़ की, सारे डेबिट आइटम्स के हिसाब से। दूसरी एंट्री लिखवाई थी आपको सारे क्रेडिट आइटम्स के हिसाब से। और तीसरी एंट्री मैंने कहा था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगी या ग्रॉस लॉस में से कुछ भी होगा तो वो करनी होगी। तो आपको कितनी जर्नल एंट्री करनी है टोटल, 3, 1 2 3। एक डेबिट आइटम्स के हिसाब से, एक क्रेडिट आइटम्स के हिसाब से और एक ग्रॉस प्रॉफिट की। चलो तो चेक के करते हैं, आ जाओ। चलो तो एंट्री नंबर 1 लिखते हैं पहले हम, डेबिट आइटम्स वाली। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2, क्या क्या बताओ, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 23,000। उसके बाद 2 क्या, परचेज अकाउंट 29,000। उसके बाद और क्या, 2 कैरेज इनवर्ड। तो मानस नालायक कह रहा है परचेज रिटर्न भी लिख दो, बताओ ये हाल है। तो 2 कैरेज इनवर्ड अकाउंट, और क्या लिखना है, 2 सेल्स रिटर्न अकाउंट। वेरी गुड, ये वो स्टार बात थी जो तब बताई थी कि आपको सेल रिटर्न लिखना होता है। तो जो आप क्रेडिट साइड में माइनस करते हो ना, तो एक तरह से मैंने बताया था वो आप डेबिट करते हो। तो ये कितना लिखना है आपको, सेल्स रिटर्न 500। तो ये एंट्री है डेबिट आइटम्स की। तो अब इन सबको जोड़ के बताओ कितना आएगा, 52,600। ओके, तो ये डेबिट आइटम्स की एंट्री हो गई। इसके बाद क्रेडिट आइटम्स की एंट्री नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 47,700। और क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट 25,400। और क्या, हाँ ठीक है मानस बाबू, परचेज रिटर्न इस एंट्री में लिखना है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 2400। सितारा लगा देता हूँ बस। तो ये सारे क्रेडिट आइटम्स की एंट्री हो गई, 2 ट्रेडिंग अकाउंट। तो बताओ टोटल 75,000 कितना, 500। ओके ठीक है, तो ये क्रेडिट आइटम्स की एंट्री हो गई। और लास्ट एंट्री नंबर 3 क्या, ग्रॉस प्रॉफिट वाली है ना। ग्रॉस प्रॉफिट वाली वो क्या लिखवाई थी, ग्रॉस प्रॉफिट वाली एंट्री, वेरी गुड। तो बस वो एज इट इज चेप लो। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 22,900 टू P&L अकाउंट 22,900। परफेक्ट। तो ये आपकी 3 जनरल एंट्रीज होती हैं बस। तो चाहे आप इनको याद भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने सिंपल तरीका सिखाया था, डेबिट आइटम्स की कर ली, फिर क्रेडिट आइटम्स की कर ली और फिर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की कर ली।
ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। इस पे आप स्टार लगा लो, ये मैं करवाऊंगा। ठीक है सर, तो पिछला भी तो आप ही ने करवाया था सर, वो कौन सा हमने करा था, पर ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें मेरे साथ ही करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, मतलब ये एक थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, इसमें एक अलग बात भी है। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है, क्या क्या डिटेल से पढ़ लेते हैं बस। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब ये होता है कि जो भी हमने सेल करी है ना टोटल, उसमें से नकद वाली मतलब कैश वाली सेल कितने रुपए है। उसके बाद दे रखा है परचेजेस, ठीक है। उसके बाद दे रखा है अगला आइटम क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स का मतलब समझ गए क्या, कि जो हमने टोटल सेल करी है उसमें से उधार पे कितना बेचा है, क्रेडिट वाली सेल कितनी कर रखी है। तो अब इससे आपको एक बात का ध्यान रखना है। सर क्या बात का ध्यान रखना है, तो वो लिखो नीचे सॉल्यूशन में मेरे साथ। इसका मतलब ये कि हमारे लिए जो टोटल सेल्स है, या जिसको अभी हम नेट सेल्स भी कह सकते हैं फिलहाल इस सवाल में, वो कितने रुपए है बताओ, वो कितने रुपए है, 1 लाख। वेरी गुड। यानी कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, टोटल सेल्स या नेट सेल्स, कुछ भी कह सकते हो। तो ये आपको याद रखनी है बात, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो टोटल सेल्स का मतलब है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिला लेते हैं तो टोटल सेल्स हो गई। अब ये जो पॉइंट अगला दे रखा है इसी के लिए स्टार लगाना है बस। मेन तो इसमें लिखा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो इसमें आप कॉस्ट को चाहें तो अंडरलाइन या ब्लॉक कर सकते हो। कॉस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉस्ट वर्ड का मतलब तो लिख लो या रजिस्टर में ही मार्जिन के ऊपर लिख लो। खाली कॉस्ट वर्ड का मतलब हमेशा होता है COGS। क्या होता है खाली कॉस्ट वर्ड का मतलब हमेशा COGS। तो ये आप चाहे वहीं लिख लो या रजिस्टर में भी मार्जिन के ऊपर चाहे लिख लो या अलग से स्टार डाल के लिख लो। तो वो कभी भी कॉस्ट वर्ड देगा तो इसका मतलब होता है COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो शॉर्ट में कॉस्ट बोल देता है। तो इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं नीचे। कह रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और कह रहा है 33 1/3%। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है बच्चों, ये तो मैं मान के चलता हूं सबको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा होता है इस तरह से। तो अगर पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को मुझे ओपन करना होगा तो कैसे करेंगे, ये 3 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 और +1। तो मैं इसको 100/3% भी लिख सकता हूं, मैं इसको 100/3% भी लिख सकता हूं। और परसेंट अगर मुझे हटाना हो तो क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर सकता हूं। परसेंट हटाना हो तो क्या करते हैं हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा होता है ना 33 1/3%, वो हमेशा 1/3 ही निकल के सॉल्व होकर आ जाएगा। तो इस बात को आप एक बार चाहे अभी नोट कर लो, आगे हमेशा याद रखना है कि कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको 33 1/3% दे रखा है तो इट विल ऑलवेज कम टू 1/3 सॉल्व करके। लेकिन आगे से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमें सीधा करना है। तो एक बार मैंने करके दिखा दिया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन 33 1/3% जो होता है वो हमेशा कितना आएगा सॉल्व करके, 1/3 आएगा। अच्छा, अब मीनिंग समझते हैं जो मेन मुद्दा है। इस अंग्रेजी का क्या मतलब है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इसका क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका क्या मतलब है। यहाँ बादल में समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी कॉस्ट होगी, जो भी हमारी कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट का
33 1/3% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो पता है क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इस लाइन का ये मतलब होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट का अगर आप 33 1/3% कैलकुलेट करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के। तो पहले ये लाइन समझ आ गई, इंटरप्रिटेशन सब बच्चों को क्लियर हो गया। और कॉस्ट को मतलब हम क्या कह सकते हैं, COGS क्या कह सकते हैं, वही होता है। और 33 1/3% को मैंने बताया था क्या होता है सॉल्व करके, 1/3। तो मतलब हमारी इंटरप्रिटेशन ये बन गई कि COGS का अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आप ये नोट कर लीजिए पहले इतना पोर्शन, फिर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप अच्छे से नोट कर लेना। नोट करने में कंजूसी मत करना, ये मत सोचना कि मैं तो होशियार हूँ मुझे तो सब आता है। अब सर ये बताओ कि हमें सॉल्व कैसे करना है। सॉल्विंग पे ध्यान लगाते हैं, ये तो हो गया इंटरप्रिटेशन। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ लिखिए। सबसे पहले COGS इज इक्वल टू, COGS के आपको बच्चों मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे खूब सारे, वो मुझे पता है वैसे आपको याद नहीं होंगे, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला था नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आप लिख लो फॉर्मूला, ये हमने लिखा था, आपको याद नहीं होगा बट लिख लो। तो COGS का फॉर्मूला था नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम COGS को क्या लिख रहे हैं अगले स्टेप में, X। हम COGS को क्या लेट कर रहे हैं, X। तो आप X लिख लो COGS को। अब आपको इस लाल बादल को देखना है और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन दिखाते हुए मुझे यह बताना है कि अगर मैं COGS को X लिख रहा हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्या लिखूं, 1/3x। वेरी गुड, या x/3 कुछ भी लिख लेते हैं। तो भाई सब बच्चे इसमें संतुष्ट हैं, किसी के पेट में दर्द तो नहीं हुआ ये लिखते ही। प्रज्ञा दीदी क्लियर है, नहीं क्लियर, वेरी गुड। तो प्रज्ञा दीदी को क्लियर नहीं है, तो प्रज्ञा दीदी देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उस पर फोकस करना। COGS का अगर हम 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के। ये क्लियर था। तो अगर COGS X लिखा तो X का 1/3 किसके बराबर होगा, ग्रॉस प्रॉफिट के। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा जा सकता है, X इंटू 1/3। अब क्लियर हो गया, तो सबको क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो आप सब बच्चे लिख लीजिए ये। तो X इज इक्वल टू, अब नेट सेल्स हमने ऊपर निकाल रखा है टॉप में, कितने रुपए, 1 लाख। तो नेट सेल्स को आप 1 लाख लिख लो, और माइनस तो माइनस एज इट इज लगा लो। तो ये आपकी एक छोटी सी मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1/3 को LHS में ले आते हैं, है ना। अब तो मैथमेटिक्स की क्लास है, अगले 5 सेकेंड कॉमन ले लेते हैं 3। तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 3 लाख। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, तो 3 लाख अपॉन 4, 75,000। ठीक है, तो यही आ रहा है मेरा भी मैथमेटिक्स करके। तो x यानी कि आपकी COGS की वैल्यू आ गई 75,000, है ना। हमने x किसको लेट कर रखा था, COGS को। तो आपके COGS की वैल्यू का आंसर कितना आ गया, 75,000। तो यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया बिल्कुल, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए, तो क्या आंसर आ गया। अब हम क्या नाचना शुरू कर दें, अभी आंसर नहीं आया। उसने क्या बोला था कैलकुलेट करने को, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसके नीचे दोबारा लिखना है COGS इज इक्वल्स टू, अब COGS का एक दूसरा फॉर्मूला भी लिखवाया था सर, हमें तो वो भी याद नहीं है। हाँ
वेरी गुड। तो वही वाला पूरा फॉर्मूला चेपते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखो जी सब बच्चे ये वाला फॉर्मूला। तो लिख लिया COGS का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब COGS हमने निकाल रखा है कितना, 75,000। तो COGS की जगह आप 75,000 लिख दो, ठीक है दीदी। अब ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में देख के आते हैं कितना था। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 20,000, ठीक है इसक बाबू। तो 20,000 लिख दो ओपनिंग स्टॉक की जगह, प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस भी क्वेश्चन में देखकर आते हैं कितना दे रखा है, नेट परचेजेस कितना दे रखा है, 70,000। मतलब खाली परचेज लिखे या अभी इसमें नेट परचेज लिखे एक ही बात है, 70,000। तो आप परचेज की जगह लिख लो 70,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, तो बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं नज़र तो नहीं आ रहा, तो आप क्या मान लोगे, नील, मतलब ज़ीरो। तो जो चीज़ ना दे रखी हो तो उसको आप क्या ले लोगे, ज़ीरो ले लोगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह ज़ीरो लिख लेते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो क्लोजिंग स्टॉक को LHS में ले चलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, और 75,000 को RHS में ले चलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप आंसर भी अब निकाल लोगे क्लोजिंग स्टॉक का। तो कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक, 15,000, ठीक है। तो ये एक एग्ज़ाम का 3 नंबर का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला बेस्ड। तो आंसर आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो आपको इसका एप्लीकेशन ये ध्यान रखना है। एक बार किताब वालों का चेक कर लेते हैं कि क्या उनका सही है। तो किताब वालों का यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन सही ही होगा, क्योंकि जब हमने कर लिया 15 तो 15 ही होगा। तो ये देखो वो नालायक चेक कर रहा है कि किताब वालों का क्या है। तो जब तक तुम चेक कर रहे हो तब तक हम अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग, सही है किताब वालों का, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ गया क्वेश्चन। हमें इसमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, ठीक है। तो आइए पहले ढांचा बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए लिखो सॉल्यूशन, और अपने रजिस्टर में नाप कर 12 लाइनों का, 12 लाइंस लंबा ढांचा बनाना है आपको। और वही डेबिट और क्रेडिट। बाकी फिर आप टोटल कर सकते हो। तो डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। बाकी किसी को याद है, बस अपने समझने के लिए ऐसे ही बता दो, जब सिखाया था कॉन्सेप्ट, डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते थे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेरी गुड। और क्रेडिट साइड पर इनकम्स एंड गेन्स, वेरी गुड। तो बस अब बहुत ही सिंपल काम है। अब तो हमें आइटम पहचानना है और उसको एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखना है, इनकम है तो क्रेडिट में लिखना है, ठीक है ना। तो पहले आप बना लो। चलो तो अब हम आइटम वाइज आइटम बस देखेंगे, पहले आपसे पूछ लेते हैं, फिर सारी पोस्टिंग एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम एनालिसिस करेंगे, बाकी पोस्टिंग फिर बाद में, 2 मिनट का खेल। चलो तो सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, अच्छा एक्सपेंस, वेरी गुड। लेकिन अब इसमें ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो बड़े ध्यान से सुनना।
वेजेस आपको याद है, वेजेस लिखवाया था कि ये कौन सा एक्सपेंस होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। याद है वेजेस आपको क्या लिखवाया था? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आस्था दीदी, उसे हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर देखो ये वेजेस लिखा है यहाँ पर और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना चाहिए हमें। पहले आपको लॉजिक समझ आ रहा है? अब ये कंफ्यूजन आपके मन में भी आ सकता है भविष्य में जब थोड़ा सा आप भी पढ़ लोगे तो। लेकिन यहाँ पर सैलरीज भी दे रखा है उससे जस्ट पहले, और सैलरीज कौन सा एक्सपेंस होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। तो इस पॉइंट में बहुत वाद विवाद होता है पूरी दुनिया के अंदर कि भाई ये सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, तो वेजेस वाले जो वकील हैं वो कहते हैं ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, सैलरीज वाले जो वकील हैं वो कहते हैं ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। तो पहले आपको लड़ाई समझ आ रही है? तो अब आप बताइए, आप वकील हैं तो आप क्या करेंगे? तो अब इसका एक नियम बनाया गया जज साहब ने। वो क्या नियम बनाया गया वो बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने नियम बनाया जज साहब ने कि हम पहले अक्षर को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर पहला अक्षर लिखा है सैलरीज, तो ये पूरा का पूरा ही क्या मान लिया जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर यही स्वैप होके दिया होता वेजेस एंड सैलरीज, तो हम पहले अक्षर को इंपॉर्टेंस देते वेजेस को, तो वो पूरा का पूरा क्या मान लेते? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये बहुत ही क्लासिक पॉइंट है जो आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूं ध्यान से सुना कि नहीं सुना? सुना। तो अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा होगा तो आप क्या मानोगे? वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस लिखा होगा तो क्या मान लोगे? सैलरी। तो अब जज साहब की बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस पूरे को ही क्या मान लेंगे? मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज ही मान लेंगे। ये मतलब बेसिकली हमें याद रखना है। इसके बाद अगला आइटम कमीशन पेड, ये क्या है? एक्सपेंस। ठीक है। पोस्टेज एंड कोरियर, एक्सपेंस। वेरी गुड। इंश्योरेंस, एक्सपेंस। खाली इंश्योरेंस लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है हम कोई इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, ये एक्सपेंस होता है बिजनेस का। इंटरेस्ट पेड, पे करा आपने इंटरेस्ट, एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातों में लिखवाया था, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर कैरेज इनवर्ड होता तो डायरेक्ट होता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग, ये क्या है? एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड, इनकम। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट पर इनकम मिल जाती है, इंटरेस्ट। बैड डेट्स, एक्सपेंस। वेरी गुड। ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज मतलब एक तरह से कमीशन, और पेड मतलब आपने पे करा। तो पहले ये आइटम सब बच्चों को क्लियर हो गए। अब नीचे की थोड़ी सी गणित वाला पॉइंट पढ़ना है। नीचे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑफ सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है सेल्स का 45% है, और सेल्स आपको दे रखी है 6,50,000। तो जल्दी से कैलकुलेट करो 45% और ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। तो 6,50,000 का जल्दी से 45% कैलकुलेट करके मुझे भी बताओ और सबको बताओ। तो ये आ रहा है जी 292500, यानी कि 2,92,500। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का एनालिसिस सबको क्लियर हो गया। चलो, तो अब जितने भी एक्सपेंस हमने लिखे हैं बताओ वो कौन सी साइड लिखेंगे? और जितने भी इनकम लिखे हैं वो क्रेडिट साइड। तो आइए जी, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड से ही शुरू कर लेते हैं, उसमें कम आइटम है। तो सबसे पहले लिख लो ग्रॉस प्रॉफिट 292,500, फिर एक लिख लो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, और एक लिख लो रेंट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड 17,000। ठीक है जी। तो तीन ही चीज़ें बस लिखनी है देखो आपको क्रेडिट साइड पर, ओनली 3 आइटम्स क्रेडिट साइड पर। ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि वो फ़ायदा है हमारा,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो इनकम हो गई हमारी, और रेंट रिसीव्ड। तो सब बच्चों को लॉजिक क्लियर हो रहा है? अब जितने आइटम्स बच गए उन्हें अब आप लिखो डेबिट साइड पर, फिर मुलाकात करते हैं 3 मिनट के बाद। तो देखो डेबिट साइड में आपने सारे के सारे एक्सपेंस लिख दिए, तो टोटल 10 आइटम्स आ गए। तो बट सब बच्चों को लॉजिक क्लियर हो गया कि क्या क्या लिखना है। डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखना है, क्रेडिट साइड में इनकम लिखनी है। अब सारी पोस्टिंग करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है? कास्टिंग करना और बैलेंस निकालना। तो अब टोटल आप करो और टोटल करके जो बैलेंस बचेगा वो निकालो, और उस बैलेंस को क्या बोलेंगे हम? नेट प्रॉफिट, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में जो बचता है बैलेंस इधर, तो बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो टोटल करके बैलेंस बताइए। तो टोटल आ रहा है 3,24,500, 3,24,500 और 2,41,050 रुपये ये बच रहा है बैलेंस। तो आप इसको नाम दे दोगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? प्रोसेस सब बच्चों को समझ आया? चलो, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। फिर अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर चलते हैं। वो भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था छोटा सा, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटा सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। तो लिखो सॉल्यूशन। तो पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। हाँ सर, फॉर्मूला लिखवा दो, क्योंकि हम तो पीछे पन्ने पलट रहे थे। तो आपको पीछे पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से मेरे साथ दोबारा लिख लो। तो लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, जिस फॉर्मूले पे स्टार बनवाया था वो लिखना है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ, और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा से। मेन फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक बार आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आइटम आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट। चलो, तो वो तो नेट प्रॉफिट दे ही रखा है। अब अगले आइटमों पर आपसे चर्चा करनी है मुझे। अगला आइटम दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। तो आप बताओ ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वेरी गुड। और आपको इसके एग्जांपल में ये सेम लिखवाया भी था कि ये क्या हमारी मेन बिजनेस की इनकम है। भाई मैंने अपनी मशीन बेच के पैसे कमा लिए, मुनाफा, तो ये हमारा मेन बिजनेस का इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद अगला आइटम दे रखा है डोनेशन। आपके दरवाजे पर भिखारी आया और आपने उसको एक गुलाबी रंग का 2000 का नोट दे दिया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वेरी गुड, ये भी आपको एग्जांपल में लिखवाया था, डोनेशन। याद आ गया? उसके बाद दे रखा है जी रेंट रिसीव्ड। वेरी गुड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मुझे रेंट मिला, तो ये मेरे लिए क्या मेन बिजनेस की इनकम है? नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वेरी गुड, ये भी हमने एग्जांपल में लिखा था कि हम अपने लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, तो ये मेरे लिए कोई मेन बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। चलो, तो बस अब फॉर्मूले में पुट कर लो, आ जाओ। तो नेट प्रॉफिट तो लिख लो 1 लाख, वो तो दे ही रखा है, उसमें क्या हीरो बन रहे हो तुम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2000 और 20,000, ये दोनों लिख लो, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 15,000 और 10,000, ये दोनों लिख लो। तो पूरी गणित कुछ ऐसी बन जाएगी, 1 लाख प्लस 22 माइनस 25, 97,000 आ रहा है। तो एक बार देखो किताब वालों का भी यही आ रहा है, तुमने तो वहीं से चिपके बोला है हाँ सर क्या। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 97,000। बट सबको फॉर्मूले का छोटा एप्लीकेशन समझ आ गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इजी वाला।
चलो अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दे रखा है जी, फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो कैलकुलेट। 4 चीज़ें निकालनी है। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। नंबर 2 करंट एसेट्स, ठीक है। नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। और नंबर 4 वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल याद है, मैंने आपको बैलेंस शीट के नीचे एक स्टार पॉइंट लिखवाया था, क्या था फॉर्मूला? वेरी गुड, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। चलो, तो हम नीचे लिखते रहते हैं और आपसे पूछते भी रहते हैं, तो लिखो सॉल्यूशन। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, तो आपको एसेट साइड पर देखना है और ये बताना है कि कौन कौन से एसेट्स फिक्स्ड हैं। गुडविल, वेरी गुड, और लैंड, प्लांट और फर्नीचर, वेरी गुड। तो इन चारों को जोड़ लेते हैं, आ जाओ। तो 20 + 20 + 32 + 8, तो कितना आ गया? 80,000, ठीक है दीदी, ओके। दूसरा हमें निकालने को बोल रहा है करंट एसेट्स। तो ये पता है ग्रुपिंग हो रही है, ये एक तरह से आप ग्रुपिंग कर रहे हो, याद आ गया ग्रुपिंग, एक जैसे आइटम एक हेड में आ रहे हैं। अच्छा, अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं? स्टॉक इन हैंड, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, ओके। तो इन तीनों को जोड़ लो, तो 48 + 36 + 400, 84,400, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पूछ रहा है करंट लाइबिलिटीज़, चालू लाइबिलिटियाँ। तो चालू लाइबिलिटियाँ बताइए। ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंस एक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। और लॉन्ग टर्म लोन वो नॉन करंट है, और कैपिटल वो तो वैसे भी इंटरनल लाइबिलिटी है। चलो, तो इन चारों को जोड़ते हैं, तो 42, 32, 4800 और 1000। तो 42 + 3200 + 4800 + 1000, तो कितना आ रहा है? 45, 46, 50, 51 आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, सिंपल। और लास्ट उसने पूछा था नंबर 4, वो तो अब यहीं से बता दोगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो वो कितना? 33,400, ओके। तो बस ये एक बहुत ही सिंपल ग्रुपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपसे 4 चीज़ें पूछी थी फॉर्मूले वाली, तो क्लियर हो गया? चलो, परफेक्ट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, मतलब एक इलस्ट्रेशन 18 है, तो आप लिख लो सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 18, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फॉर एग्जाम। कॉन्सेप्ट इसमें हमारे 2 मिक्स हो रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लिखा है कॉम्प्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी और कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालो और नेट प्रॉफिट भी निकालो, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ पुरानी क्लास का, पहले वो देखते हैं एक बार। तो ये देखो, जहाँ पर हमने पुरानी क्लास अंत करी थी, एक छोटा सा स्टेटमेंट बनवाया था, याद है? ये रहा, देखो, मैंने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है हमें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो
उतने को माइनस करते ही हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पहला तो यही पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। फिर उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या जोड़ना है आपको? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और क्या माइनस करना है आपको? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो फिर क्या आंसर आ जाएगा फाइनली? नेट प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या दो चीजें कैलकुलेट करवा रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हरा वाला भी और लाल वाला भी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये एप्लीकेशन करनी है। ये है बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम का, ठीक है ना। तो हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन पर। चलो, तो बस आइटम वाइज आइटम पहले एनालिसिस करेंगे, फिर आपको काम पे लगाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ये तो चलो दे ही रखा है। अब आपको तीन बातों में से बताना है कि क्या होंगी। एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और एक है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, आपको बस अपनी बुद्धि से जितनी भी है अभी उतनी बुद्धि से इन तीन में से क्लासिफाई करके बताना है कि भाई ये कैसा एक्सपेंस आपको लग रहा है। कैरेज आउटवर्ड, बताइए ये कैसा एक्सपेंस होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है। आपका बिजनेस है सामान बेचने का, तो सामान तो बाहर जाएगा ही ना, तो इट इज योर रेगुलर बिजनेस एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वेरी गुड। इसके बाद जी सैलरीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रेंट, वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लाइटनिंग, वो कह रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वाह, यहाँ क्लास चल रही है भाई, बिजली रोज जलानी पड़ रही है, तो बिजली जो है वो कोई नॉन ऑपरेटिंग है, तो भाई क्लास में तो बिजली रोज चलेगी। इंश्योरेंस चार्जेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये बिजनेस के रेगुलर, इनके बिना बिजनेस रेगुलरली नहीं करा जा सकता। बैड डेट्स, वो कह रहा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बताओ भाई, सामान बेचोगे उधार पे तो बैड डेट्स होंगे, ये रेगुलर बात होती है। इट इज़ अ रेगुलर एक्सपेंस। और मैंने कहाँ लिखवाया था एग्जाम्पल में बैड डेट? ऐसी हवाबाजी, मैंने तो नहीं लिखवाया था, वही लेना है जो मैंने लिखवाया। ऑडिट फीस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑडिट बेसिकली क्या होता है कि जो सीए होता है वो कंपनीज की या बिजनेस की बुक्स को चेक करता है, तो उसको फीस देनी है, तो मेन बिजनेस का काम है, वो पैसे नहीं कमाएगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे भाइयों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में आप करके भी आए थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, याद आया एग्जाम्पल? इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये बिजनेस की मेन इनकम नहीं होती, ठीक है दीदी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भाई पेन खरीदने, ये तो रोज का काम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा और नुकसान हो गया, तो ये मेरा कोई मेन काम थोड़ी ना, मेन एक्सपेंस नहीं है ये। जनरल एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डोनेशन, हाँ तो ये याद हो गया आपको, क्योंकि इसमें भिखारी की कहानी सुना रखी है ना, तो इसीलिए ये याद हो गई। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट रिसीव्ड, वेरी गुड, ये भी आपको मेरे घर की कहानी से याद हो गया। लॉस बाय फायर, आग लग गई, नॉन एक्स, मैडम कह रही है ऑपरेटिंग, रोज आग लगवाओ कि भाई ये तो रोज ही आग लगेगी, हमारा तो काम ही आग से खेलने का है, हमारा तो बिजनेस ही इसी का है, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है भाई, लॉस हो गया फायर से, ये कोई रोजमर्रा का काम थोड़ी ना। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। चलो ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी वो ये कि आपकी बुद्धि का विकास किया जाए कि भाई आपको ना खर्चों को और इनकम्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, अब हमको वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जो हमने वो देखा था, तो आप अपने रजिस्टर में से देख सकते हो, और मुझे तो खैर याद ही है, तो आप अपने रजिस्टर से देख के बनाओ। मुझे तो याद है, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। फिर मुलाकात करेंगे 6 मिनट के बाद। बनाइए जी। चलो, तो अब देखो जी, मार्किंग हमने सारी कर ली थी, तो आपको बस सिंपल क्या करना है,
ग्रॉस प्रॉफिट लिखो और उसमें से सारे के सारे क्या माइनस कर डाले, कितने थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके टोटल, 10। तो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंसर लिख लो 157,300, ये आएगा माइनस करके, है ना भाई। जिसका अब एक बच्चा कह रहा है सर मेरा तो कुछ और आ रहा है, तो गलती आपकी है ना, क्योंकि ये गणित पर संदेह करना मतलब सूर्य की रोशनी पर संदेह करना, अब वो आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए बस चुपचाप ये आंसर नोट कर लो, घर जाके कैलकुलेटर पे निकाल के चेक कर लेना चाहें अगर संदेह है तो। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिर क्या घटाना है और जोड़ना होता है, क्या था फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे क्या जोड़ना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और क्या घटाने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो बस आप ये फटाफट नोट कर लो। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें हमको ये करना था। अब हमें एक आखिरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आज का आखिरी। तो इस पर आप स्टार बना लो, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करे वो सब आपने अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े पढ़े थे, लेकिन एग्ज़ाम में छोटे छोटे टुकड़े नहीं आते, पूरा का पूरा पिज़्ज़ा एक साथ आएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। मतलब इसमें हमें पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो मेरे को पूरा तरीके से समझाने के लिए समय देना, ताकि मैं आपको समझा सकूं ढंग से कि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से करना चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको हमेशा सबसे पहले तीनों फॉर्मेट्स बनाने ही बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। और वो कैसे कैसे बनाने हैं वो ध्यान से मेरी बात सुन लेना। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आप गिनती कर लेना अपने रजिस्टर की लाइनों में, कम से कम 10 लाइनों का बनाना है। कितनी लाइनों का, 10। फिर उसके नीचे आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आपको कम से कम बनाना है 15 लाइनों का। कितना, 15। तो इतने में आप ऑलमोस्ट आपका पूरा एक रजिस्टर का पेज खत्म हो जाता है, क्योंकि रजिस्टर के पूरे एक पेज में 22, 23, 24 लाइनें होती हैं। फिर आप अगली जो बैलेंस शीट बनाओगे, यानी कि उसका फॉर्मेट बनाओगे, वो बनाओगे लगभग 15 लाइनों का। तो एक बार बताना कितनी लाइनें हो गई, 10, 15, 15। ये एक थोड़ा सा हमको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ठीक है जी। चलो, तो पहले तीनों फॉर्मेट्स बनाते हैं। आप भी बनाओ सुंदर सुंदर, मैं भी बनाता हूँ सुंदर सुंदर, और फिर मुलाकात करते हैं। चलो, तो जब आप फॉर्मेट बना लो तो अब हम पहले क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस और डिस्कशन करते हैं, फिर तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसे करना है। अब जब आपको एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन करने को आता है, ठीक है ना, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। कुछ बच्चों की हैबिट क्या होती है, कुछ बच्चे पहले सारे आइटम्स पढ़ के कहते हैं कि चलो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे पहले और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। फिर बच्चे दोबारा से सारे आइटम्स पढ़ के कहते हैं चलो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे। फिर बच्चे दोबारा से सारे आइटम्स पढ़ के कहते हैं चलो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे सॉल्व अगर आप करने का सोचोगे कि अलग अलग तीनों बनाएंगे, तो आपका क्वेश्चन बहुत देर में सॉल्व होगा। आपको ये कसम खानी है इस चैप्टर में, इस तरह के क्वेश्चन में, कि आपको जैसे ही कोई आइटम आपने देखा, जैसे पहला आइटम क्या लिखा है देखो, कैपिटल, आप इसको तुरंत के तुरंत पोस्ट कर दोगे जहां पर इसको जाना है। अब कैपिटल आप बताओ कहाँ लिखवाया था कॉन्सेप्ट में, बैलेंस शीट में, राइट। तो आ जाओ, बस आइटम को पकड़ो और उस आइटम को उसके सही घर पर लिख दो। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखो लायबिलिटी साइड पर कैपिटल, और ये आपको अंदर की तरफ मैंने कहा था लिखना होता है, तो लिख लो 3,60,000। उसके बाद अगला आइटम है मशीनरी। ये क्या होता है, एसेट होता है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। वेरी गुड, ऐसे करना है। तो देखना आप क्वेश्चन कितनी जल्दी होता है इस तरह से क्वेश्चन करने की ये तरकीब। 70,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दे रखा है आपको सेल्स।
तो सेल्स कहाँ लिखवाया था? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेरी गुड। तो अंदर की तरफ लिख लेना बाय सेल्स 8,20,000। बस ऐसे करना है। उसके बाद अगला आइटम है परचेजेज। ये कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वेरी गुड। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख लो 2 परचेजेज और अंदर की तरफ लिख लो 4 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है सेल्स रिटर्न। ये कहाँ लिखवाया था? ट्रेडिंग अकाउंट में। किस में से माइनस? सेल्स में से माइनस। वेरी गुड। तो सेल्स रिटर्न माइनस कर दो 10,000। बाहर आंसर आ गया 8,10,000। आ जाओ स्टेज पे आ जाओ। तो जब तक कहा ना जाए तब तक अपनी पीपड़ी नहीं बजानी। उसके बाद स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। वेरी गुड। तो बस कितना देखो आसान है। आपको आइटम्स अगर याद हैं तो वेरी सिंपल। तो लिख लो कितने रुपए? 1 लाख। उसके बाद ड्राइंग्स। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं किसको याद होगा शायद। ड्राइंग्स कहाँ लिखवाया था? बैलेंस शीट में। ये कैपिटल को कम करता है, राइट। तो आपको अगर याद हो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने आपको कैपिटल में से माइनस करके लिखवाया था कि अगर ड्राइंग्स होगा तो इसको कैपिटल में से माइनस करते हैं क्योंकि ये कैपिटल को कम करता है। लेकिन अभी आंसर बाहर मत लिखना क्योंकि और भी बातें आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है वेजेस। तो ये कहाँ लिखवाया था? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख लो 2 वेजेस 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कैरेज इनवर्ड्स। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस था ना, कैरेज इनवर्ड। तो ये कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये भी लिख लो 2 कैरेज इनवर्ड्स 5,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको नीचे अलग से स्टेटमेंट में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो एक अलग स्टेटमेंट, मतलब एक अलग एडजस्टमेंट की तरह होता है। तो इसको मैंने आपको 2 जगह लिखवा रखा है, अगर किसी को याद हो कॉन्सेप्ट में कि क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह, या किसी को जो भी जगह याद हो वो बताओ कहाँ लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। वेरी गुड। तो लिख लो बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए। और एक जगह और लिखवाया था। हाँ वेरी गुड। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। तो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी लिख लो 2 लाख। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो एक साइड कंप्लीट हो गई। अब उधर चलते हैं। सैलरीज कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। तो इसको कहाँ लिखना है? P&L अकाउंट। वेरी गुड। और कौन सी साइड? डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस है 60,000। उसके बाद नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस। तो ये भी कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसको भी कहाँ लिखेंगे आइसक भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 2 जनरल एक्सपेंस 20,000। उसके बाद रेंट। ये कौन सा एक्सपेंस है? तो इसको कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे तो कहाँ लिखना है बस आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई परेशानी तो नहीं लग रही? उसके बाद देखो नेक्स्ट आइटम
परचेज रिटर्न 5000, ये कहाँ बताया था? ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे? परचेज में से माइनस होगा। वेरी गुड। तो परचेज में से माइनस कर दो 5000 रुपये, 5000। तो अब बाहर कितना आ गया आंसर? 395। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, डेटर्स, ये क्या होता है? एसेट। वेरी गुड। तो ये कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख लो डेटर्स 3 लाख। उसके बाद नेक्स्ट, कैश, ये क्या होता है? एसेट। वेरी गुड। तो ये भी कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। कैश 40,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, कैरेज आउटवर्ड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड। तो ये कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू कैरेज आउटवर्ड्स 20,000। उसके बाद जी नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिख लो टू एडवर्टाइजिंग 20,000। ठीक है सर, समझ आ रहा है? पीपड़ी नहीं बजी अब। उसके बाद क्रेडिटर्स बता दो, चलो पीपड़ी बजाकर, ये क्या होती है? लाइबिलिटी। वेरी गुड। तो इसे कहाँ लिखेंगे? लो जी, तो वो नशे में कह रहा है ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा? लाइबिलिटीज़ तो आप लाइबिलिटीज़ में बैलेंस शीट में शो करोगे क्रेडिटर्स 50,000। तो अब आप देखो सारे आइटम पोस्ट करने में कितना टाइम लगा, मतलब बहुत मिनिमम टाइम लगा, 3 या 4 5 मिनट जो भी लगे, बट मिनिमम टाइम लगा ना। तो हमें कभी भी क्वेश्चन को एक से ज़्यादा बार नहीं पढ़ना। अगर हम क्वेश्चन एक से ज़्यादा बार पढ़ रहे हैं इसका मतलब टाइम वेस्ट। तो क्वेश्चन एक ही बार रीड करना है और रीड करते करते सारे आइटम्स क्या करने हैं? पोस्ट। तरीका समझ आ गया? बस। तो अब हमारे को क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ओवर हो चुका। तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की कास्टिंग करते हैं। आ जाओ। टोटल क्रेडिट साइड का मैं बताऊंगा। 10 लाख 10। तो 10 लाख 10 में से ये माइनस कर दो और बताओ क्या बचेगा बैलेंस? 4 लाख 10 बचेगा बैलेंस। तो इस बैलेंस को क्या बोलेंगे हम? ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड। अब जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो तो हमेशा ध्यान रखो कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैं ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ डेमो के लिए। देखो ये जा रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आप ट्रांसफ़र कर देते हो, है ना। आप लिखते हो ना बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ लिख लो 4 लाख 10। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया। ठीक है ऐसे भाई। अब फिर से इस अकाउंट की भी कास्टिंग कर दो। तो टोटल है 4 लाख 10, क्रेडिट साइड का ज़्यादा, तो आपका बैलेंस यहाँ बचेगा। कितना बच रहा है? 2,40,000। ओके। तो इस बैलेंस को क्या बोलते हैं हम? नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी आंसर निकलता है इससे। तो यहाँ तक ओके। नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट भी एंट्री में समझाया था कि इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम नेट प्रॉफिट को? कैपिटल में। और ये कैपिटल में जाके क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो प्रोप्राइटर की पूंजी को बढ़ा रहा है, ये मतलब है। तो आप इसमें ऐड कर लो नेट प्रॉफिट 2,40,000। अब आप बाहर कैपिटल के आंसर को फाइनल लिख सकते हो 5,60,000। अब आप
लाइबिलिटी साइड को टोटल करो और एसेट साइड को टोटल करो। 6,10,000 आ रहा है। तो इसकी मैंने क्या बताया था, इसमें क्या भगवान भोलेनाथ का वरदान है, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। तो भाई आ रही हैं दोनों साइड इक्वल अपने आप, कोई टेंशन तो नहीं। तो समझ आया पूरी कहानी प्रोसेस? ठीक। अब होमवर्क में सुन लो ध्यान से, आपको क्या करना है। होमवर्क में आपको 10-15-15 ये, हाँ 10-15-15 समझ गए क्या है? यानी कि जो फॉर्मेट बनवाया था ट्रेडिंग अकाउंट का 10 लाइन का, 15 लाइन का P&L अकाउंट का और 15 लाइन का बैलेंस शीट का। तो ऐसे आपको टोटल 7 फॉर्मेट्स घर से बना के लाने हैं। कितने? 7। समझ गए क्या कौन से फॉर्मेट? तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये एक हो गया। तो ऐसे टोटल 7 बनाने हैं आपको। ठीक है, कितने बनाने हैं? 7। ओके चलो डन, छुट्टी।